नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आने के लिए धन्यवाद। जो कुछ हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता, उसके लिए कभी भी पछताना नहीं चाहिए। अपनी गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ते जाइए। बाद में पछताने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। एशिया खेल एक कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसका आयोजन हर चौथे साल में किया जाता है और सभी एशिया देशों के एथलीट्स इसमें भाग लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि पहले एशिया खेलों का आयोजन नई दिल्ली में 1951 में किया गया था? अभी तक 50 से ज्यादा देशों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। हाल ही का एडिशन पिछले हफ्ते हैंगझाऊ चाइना में शुरू हुआ। अभी तक भारत ने इन खेलों में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या तोमर और दिव्यांश पन्वर की टीम ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में देश का पहला गोल्ड मेडल जीता। महिलाओं की क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर 2023 कैंपेन का दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। ड्रेसिंग टीम ने इक्वेस्ट्रियन हॉर्स राइडिंग में भी गोल्ड जीता। बाकी के 3 गोल्ड मेडल शूटिंग में जीते गए। इनमें सिफ्त कौर समर भी शामिल है। उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड जीता। कुल रैंकिंग में भारत अभी तक चौथे स्थान पर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि अभी हमारे पास एक पूरा हफ्ता बाकी है। भारत ने अलग अलग 40 खेलों के लिए लगभग 650 एथलीट्स भेजे हैं। हमें पूरा विश्वास है ये सभी खिलाड़ी देश को गौरव दिलाएंगे। मोटो जीपी रेस दुनिया की सबसे अधिक डिमांडिंग 2 व्हील्ड रेस है। पिछले हफ्ते भारत ने ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अपनी पहली मोटो जीपी ग्रां प्री का आयोजन किया। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांचेस्को बेगनिया के एक मोड़ पर स्लिप हो जाने पर पोल स्टार्टर मार्को बेज़ेकी ने भारत की पहली मोटो जीपी जीत ली। दूसरी ओर फॉर्मूला 1 रेसिंग की दुनिया में रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने सुजुका में जापानीज ग्रां प्री जीत लिया और इस प्रकार वे लगातार तीसरी बार F1 चैंपियनशिप में जीत के नजदीक पहुंच गए हैं। शानदार रेसों के लिए यह बहुत ही रोमांचक हफ्ता रहा ना? इसी हफ्ते के शुरू में देश की राजधानी दिल्ली में भविष्य के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहली झलक दिखाई दी। क्या आपको मालूम है कि हाइड्रोजन भविष्य के फ्यूल के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि जब इसका प्रयोग फ्यूल सेल्स में किया जाता है तो इसमें से पानी के कण निकलते हैं। इसलिए पर्यावरण के लिए यह पेट्रोल और डीजल दोनों से बेहतर है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 2 ऐसी बसें चलाई हैं जो फ्यूल के रूप से पूरी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन सेल्स का प्रयोग करती हैं। अभी तक कुल 15 इको फ्रेंडली बसें चलाने की योजना है। इस शानदार पहल के लिए हम सरकार की सराहना करते हैं। उन्होंने हमारे भविष्य के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्या आपको मालूम है कि भारत सरकार ने हाल ही में विज्ञान, तकनीक और नई खोज के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है? ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हर साल 23 अगस्त को प्रदान किए जाएंगे, जो नेशनल स्पेस डे के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान के 13 क्षेत्रों में कुल 56 अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्पेस साइंस शामिल हैं। इसके लिए नामांकन हर साल 14 जनवरी से शुरू किए जाएंगे। अगले साल हमें इसके पहले राउंड का बेताबी से इंतजार है। क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रॉयड किससे बनते हैं? आखिरकार इस संबंध में हमें नासा से इसके कुछ उत्तर मिल सकते हैं। एक स्पेसशिप ने एक एस्ट्रॉयड से सबसे बड़ा सैंपल इकट्ठा करके मिशन के लॉन्च होने के 7 साल बाद पृथ्वी के वातावरण में उताह डेजर्ट में लैंड किया। क्या आपको मालूम है कि यह नमूना 2020 में बेनू नाम के एस्ट्रॉयड से लिया गया था? इस सैंपल में एस्टेरॉयड से ली गई लगभग 250 ग्राम सामग्री है। इससे वैज्ञानिकों को हमारी गैलेक्सी को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
इसी हफ्ते के शुरू में यह घोषणा की गई कि प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस साल के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्या आपको मालूम है कि भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार दादा साहेब फाल्के के नाम पर रखा गया है। उन्होंने राजा हरीशचंद्र नाम की भारत की पहली पूरी फीचर फिल्म का निर्देशन किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। वहीदा रहमान को पहले ही पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यदि आपने उनकी फिल्में नहीं देखी हैं तो आप अपने पेरेंट्स से कहकर उनकी गाइड और प्यासा फिल्में जरूर देखें। क्या आपको मालूम है कि अमृता शेरगिल कौन है? उनका जन्म 1913 में हंगरी में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध कलाकारों और चित्रकारों में एक हैं। क्या आपको यह भी मालूम है कि 1976 में भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा उन्हें भारत के 9 नेशनल आर्ट ट्रेजर आर्टिस्ट में एक घोषित किया गया था। और जब पिछले हफ्ते उनकी द स्टोरी टेलर पेंटिंग 61 करोड़ रुपये में बिकी तो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाकर एक और इतिहास रच दिया। यदि आपने उनकी कलाकृतियां अभी तक नहीं देखी हैं तो अब जरूर देखें। मुंबई में यदि फिल्म इंडस्ट्री से पुरानी कोई जगह है तो वह उस शहर के आइकॉनिक हैंगिंग गार्डन्स हैं। 137 साल पुराना ये लैंडमार्क मालाबार हिल पर बने टेरेस्ड गार्डन्स हैं। यह अरेबियन सी के ऊपर होने वाले शानदार सनसेट व्यूज के लिए प्रसिद्ध है। क्या आपको मालूम है कि इस गार्डन में कई जानवरों के आकार की हेजेस भी बनी हैं, लेकिन हाल ही में यह घोषणा की गई है कि इस गार्डन को फेस्ड मैनर में बंद किया जाएगा और अगले 7 साल तक यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। इस पूरे रेनोवेशन प्रोजेक्ट की लागत लगभग 698 करोड़ रुपए होगी। यह भी योजना है कि यहाँ के जाइगेंटिक टैंक और लैंडस्केप को दोबारा बनाया जाए। इसकी सुंदरता दोबारा देखने के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दुनिया के लैंडमार्क्स। स्टोनहेंज, सॉल्सबरी, इंग्लैंड। 3100 से 1550 बीसी के बीच इंग्लैंड के सॉल्सबरी प्लेन्स में बड़े बड़े पत्थरों से गोलाकार रूप में बनाए गए थे। इसके हर पत्थर का भार 25 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण आज भी रहस्यपूर्ण है क्योंकि यहाँ के पत्थरों का मूल वेल्स में पाया गया था। इसे ब्रिटेन के सबसे बड़े कल्चरल आइकन के रूप में माना जाता है और इस जगह को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रयोग मूल रूप से एक ऑब्जर्वेटरी की तरह किया जाता था, जहां साल के खास दिनों में धार्मिक समारोह मनाए जाते थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इन पत्थरों से सेलेस्टियल बॉडीज की स्थिति तय होती थी। इससे लोग ग्रहण के बारे में पहले से ही जान सकते थे। इस सप्ताह का नवीन शब्द है वज्र, जिसका मतलब है कठोर। एक बार क्रोधित होकर इंद्र ने बाल हनुमान पर वज्र प्रहार किया था। इस सप्ताह की पहेली है काली काली माँ, लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। रेलगाड़ी। क्या आपको मालूम है कि एक जापानी कलाकार जो ब्रिटिश शासन के समय में एक एक्सचेंज प्रोग्राम में 1905 से लेकर 1907 तक भारत में रहे थे, उन्होंने रामायण के कुछ दृश्यों के चित्र बनाए थे। जी हाँ, यह दुर्लभ चित्र हाल ही में दिल्ली में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया है। इसमें राजा दशरथ को अपने सिंहासन पर उदास मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। यह चित्र उस समय का है जब सीता, राम और लक्ष्मण वनवास के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। ये कलाकार कल्चरल एक्सचेंज के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के घर में रहे थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। उस जापानी कलाकार का नाम बताइए जिनकी रामायण से प्रेरित पेंटिंग हाल ही में दिल्ली की कला संग्रहालय में प्रदर्शित की गई थी। अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए।
पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। हाइंस केचप कंपनी ने एक क्लोथिंग लाइन लॉन्च की थी जिसमें पुराने कपड़ों पर दाग बनाने के लिए असली टमाटर केचप का इस्तेमाल किया गया। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर जाफर बॉय रहीमतुल्लाह म्यूनिसिपल स्कूल की सादिया शमीम का हार्दिक अभिनंदन। याद रखिए कि बिगड़े हुए को संवारना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अपनी गलतियों के कारण स्वयं को छोटा महसूस ना होने दें, बल्कि उत्साहपूर्वक आगे कदम बढ़ाते जाएं। इस सप्ताह के लिए इतना ही। यह एपिसोड देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।